Hello guys and welcome back to my channel once again. My name is Rupal Chaube and first of all a very happy Diwali to all of you. Secondly, I'm very sorry for being late with videos. You know, being busy in lockdown. Yeah. बट वीडियो का थंबनेल देख के तो ऑलमोस्ट आप लोगों को ये आइडिया लग ही गया होगा कि हम गोवा एंड गोवा की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं. बहुत लोगों को पता भी होगा कि क्या चल रहा है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इधर आप गोवा गए होंगे या गोवा नहीं गए होंगे, बट एटलीस्ट बॉलीवुड मूवीज़ में तो पक्का से देखा होगा. बट अगर आप गोवा को सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू जानते हैं, सो लेट मी टेल यू, आई हैव बीन पर्सनली एट दिस प्लेस and it's much more than alcohol, drugs and bikinis. Yes, Goa is primarily famous for its beautiful nature, beaches, cuisine and Portuguese architecture. And why it shouldn't be? Because 450 सालों तक it remained under Portuguese control, and in 1961 Indian Army invaded and annexed it. And in 1981 इसे stateship grant की गई थी. And since then tourism industry is the main industry in Goa, but other than that pharmaceuticals industries and mining industry also play a major role over here. और इसी के कारण रिसेंटली अभी यहाँ एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है जिसमें गोवा को एक कोल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाए जाने की बात की जा रही है. बट हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, तो रिसेंटली गोवा में 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए हैं. Double tracking of railway between North Karnataka and Goa, expansion of NH4 highway and a power transmission network. And why are we discussing over it? अगर ऐसा कहा जाए कि सिर्फ कोल से प्रॉफिट कमाने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, so it's quite unbelievable. Because इन प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस है. अब ये लॉस क्या है? Let's see. Okay, so the first and the most important is environmental damage. ये तीनों प्रोजेक्ट्स गोवा के एक ऐसे एरिया के लिए प्रपोज किए गए हैं जो कि ऑलरेडी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स की कैटेगरी में आते हैं. मौलिम नेशनल पार्क एंड भगवान महावीर सैंक्चुरी. एज यू नो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, एंड इन दिस केस इट इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक बड़े से जंगल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा. अब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स प्रेफर टू लिव इन डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगलों में रहना प्रेफर करते हैं. एंड इन दिस केस क्योंकि उनका घर उनसे छीना जा रहा है, आइदर इट लीड्स टू देयर डेथ और आइदर दे इन्वेड टू ह्यूमन टेरिटरी. और अगर ऐसे में हमारी टेरिटरी में आते भी हैं तो गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि इनका घर हमने इनसे छीना. अदर दैन दिस, जो विलेजेस का डिस्ट्रक्शन होगा और जो फॉरेस्ट में इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन होगा, क्या ये आपकी पंचवर्षीय योजना में कवर हो जाने वाला है? पॉइंट नंबर 2, काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि ये 3 प्रोजेक्ट्स गोवा को एक कोल ट्रांसपोर्टेशन हब में बदल देंगे. कैसे? ऐसे कि इट इज क्लेम दैट द एडिशनल रेलवे ट्रैक विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द इम्पोर्टेड कोल फ्रॉम मुरमगांव पोर्ट टू नॉर्थ कर्नाटका स्टील प्लांट्स. पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये कोल ट्रांसपोर्ट होता है तो इसकी पैकेजिंग कोई स्टिफ पैकेजिंग नहीं होती, जिसके कारण हवा चलने पर काफ़ी सारा कोल डस्ट हवा में फैल जाता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वाइट हार्मफुल डस्ट पोल्यूशन. एंड लेट मी टेल यू, दिस टाइप ऑफ डस्ट पोल्यूशन अकाउंट्स फॉर मेनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस. एंड जो भी लोग ये बोलने वाले हैं कि अगर इन्वायरमेंट को थोड़ा सैक्रिफाइस करना ही पड़ रहा है डेवलपमेंट के लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेट मी टेल यू कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में कौन जीतता है, ये जानने के लिए उत्तराखंड का एग्जाम्पल काफ़ी नहीं था क्या आप लोगों के लिए? So what's the problem with coal? Problem is that coal is a non-renewable source of energy, जिसे बनने में काफ़ी समय लगता है और जो कि जल्दी रीजनरेट नहीं किया जा सकता. Unlike sunlight जो कि हमें रोज़ मिलती है and is a renewable source of energy. And when the whole world is behind renewable source of energy and ditching coal, हमें सिर्फ फेल मॉडल्स ही क्यों उठाने हैं? गोवा का पंचायत एक्ट वहाँ की पंचायत को ये राइट देता है कि वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उनकी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता. बट इन दिस केस ऐसा कोई अप्रूवल लिया ही नहीं गया. इसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंसेस लॉकडाउन के समय मिले, जिसके कारण कोई डिस्कशन नहीं हुआ, विच वॉज वेरी बैड. In fact, the same project was rejected in 2013 by the ex-CM of Goa, late Manohar Parrikar. अगर आपने मेरा EIA वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के इन्वायरमेंटल कॉस्ट निकाली जाती है. अब क्योंकि इतना सारा डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी भरपाई क्या होगी?
एफॉरेस्टेशन। पर क्योंकि गोवा में जगह नहीं है इसलिए एफॉरेस्टेशन कर्नाटका में किया जा रहा है। अगर आपको भूख लगी हो और आपके पड़ोसी को खाना खिला दिया जाए तो क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ना सी। जब बाहर की कंट्रीज में ऐसा कुछ होता है तो हम लोग नारे लगाने से पीछे नहीं हटते। तो जब हमारे देश में ऐसा कुछ होता है तो ऐसे लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी अपोजिशन आ रहा है वो बाहर की कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है। और ये मैं नहीं, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर उन्हें लोकल लोगों से पिटीशन मिलती है तो वो इस प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे। पर हमें क्या है, हम तो जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे। और वैसे भी हमारे घरों में क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो हमें दूसरों के घरों में क्या हो रहा है ये जानने में रहता है। Deforestation comes with so many disadvantages, and the most frequently seen effects are landslides and floods because there are no more trees to prevent sediment runoff. तो अगर आपकी थोड़ी बहुत आंखें खुल गई हो, so please sign the petition which is mentioned in my description box as well as in my Instagram bio and share this video with your family and friends. Till then, be safe, have a joyful Diwali and stay away from firecrackers while using sanitizers. Bye bye.